नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइट ऑफ एशिया 24/7 में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो प्रथम पेपर होता है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो इसके हम पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिएगा देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, क्रियात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर इसका। क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक चरण होता है। क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक चरण होता है जब किसी समस्या का समाधान करना होता है तो परिकल्पना का निर्माण करना ज़रूरी होता है। यानी कोई हमें समस्या आ जाती है तो हम उस पर कल्पना ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्रियात्मक परिकल्पना है। यानी कि कह सकते हैं कि क्रियात्मक परिकल्पना समस्या का पूर्व अनुमान होता है। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, निर्देशित परिकल्पना किसे कहते हैं। ठीक है, निर्देशित परिकल्पना किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर दे रखा है, जब शोधकर्ता की परिकल्पना से दिशा ज्ञात होती है। जब शोधकर्ता की परिकल्पना से दिशा ज्ञात होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली क्या होती है, सकारात्मक परिकल्पना। ठीक है, दूसरी होती है नकारात्मक परिकल्पना। यानी सकारात्मक में क्या होता है, इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और नकारात्मक में परिकल्पना का कथन जो होगा वो नकारात्मक यानी निगेटिव होता है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। ठीक है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो इसमें कह सकते हैं हम, सतत मूल्यांकन का या सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाला मूल्यांकन है। सतत मूल्यांकन जो होता है वो निरंतर चलने वाला मूल्यांकन होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है, जैसे कि छात्रों का अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रतिमाह मूल्यांकन करना। ठीक है, इसमें प्रतिमाह छात्रों का मूल्यांकन होता है और छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का अंतर बताना है, जो 2017 में बीटीसी में पूछा भी गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, दूसरी तरफ हमें दे रखा है, एक तरफ दे रखा है हमें सतत मूल्यांकन और दूसरी तरफ दे रखा है व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं पहला पार्ट। सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो मूल्यांकन योजना कहते हैं। सॉरी, सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है
जो निरंतर चलता रहता है, इसे निरंतर मूल्यांकन योजना कहते हैं। ठीक है, सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो निरंतर चलता है, इसे निरंतर मूल्यांकन योजना कहते हैं। व्यापक की बात करें तो व्यापक मूल्यांकन को निरंतर मूल्यांकन योजना नहीं कहा जा सकता। सेकंड पार्ट, सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह चलती रहती है। उसी प्रकार व्यापक की बात करते हैं तो व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष को मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ करते हैं। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट हमारा होता है, इस मूल्यांकन के द्वारा मात्र ज्ञान अर्जन के शैक्षिक कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की इसकी बात करें तो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ज्ञान अर्जन के शैक्षिक मूल्यांकन के साथ साथ शिक्षोत्तर उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मापन तथा परीक्षण में अंतर बताइए। पीटीसी 2018 और डीएलएड 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हो जाता हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो एक तरफ दे रखा है हमें मापन और दूसरी तरफ दे रखा है हमें परीक्षण। पहला पॉइंट है, मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है। इसका पहला पॉइंट है, परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। इसका दूसरा पॉइंट है, मापन का क्षेत्र व्यापक होता है और परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है, मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन परीक्षण में या परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है या जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। इसमें क्या है, उत्तम परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पीटीसी 2016 और डीएलएड 2019 को आया था, इसीलिए ये क्वेश्चन भी क्या होता है हमारा मोस्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं। पहला क्या होता है हमारा विशेषता, व्यापकता उत्तम परीक्षण की प्रमुख कसौटी होती है। ठीक है, व्यापकता उत्तम परीक्षण की प्रथम कसौटी होती है। व्यापकता से आशय है कि परीक्षण में इस प्रकार प्रश्नों को स्थान दिया जाए कि वे उस क्षेत्र के समस्या पहलुओं का मापन कर सके। दूसरा पॉइंट है इसमें वस्तुनिष्ठता से आशय है कि परीक्षण उस स्तर के परीक्षार्थियों के अनुकूल हो और सम्मिलित सभी प्रश्नों के एक निश्चित उत्तर हो, ताकि उन्हें जांचने में परीक्षण की भावना, विचार, पसंद नापसंद का मूल्यांकन पर कोई प्रभाव ना पड़े।
तीसरा पॉइंट है वेदता। वेदता से हमें आशय है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे। जैसे कि विज्ञान के प्रश्न में अंग्रेजी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह विज्ञान की योग्यताओं का परीक्षण न होकर भाषा का परीक्षण हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा विश्वसनीयता। एक उत्तम परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी विश्वसनीय होना है। विश्वसनीयता से हमारा आशय ऐसी परीक्षा से है जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम दे। पांचवा पॉइंट हमारा कहता है मितव्ययिता। एक उत्तम परीक्षण हेतु यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक दृष्टि से मितव्ययी हो। उसका निर्माण समय, धन एवं शक्ति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। छठा पॉइंट है सर्वमान्य। परीक्षण इस प्रकार का हो जिसका प्रयोग उन सभी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों पर किया जा सके जिसके लिए उनका निर्माण किया गया है। उदाहरण के लिए देखेंगे, यदि कक्षा 5 का गणित प्रश्न पत्र जो कि पूरे प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए बनाया गया है उसका प्रयोग प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में किया जा सके तथा सभी के लिए स्वीकार्य हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां। क्वेश्चन कहता है क्रियात्मक शोध का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व तथा विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो क्रियात्मक शोध क्या होता देखेंगे, अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान क्रियात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान क्रियात्मक शोध कहलाता है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध की आवश्यकता एवं महत्व, विद्यालय की परंपरागत कार्य शैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु। नंबर 2, विद्यालय की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए। नंबर 3, शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु। नंबर 4, विद्यालय की गतिविधियों को विकसित करने हेतु। नंबर 5, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के प्रति अध्यापकों और छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए। वातावरण में विद्यालय के वातावरण में सुधार लाने हेतु। 7वां पॉइंट है हमारा बच्चों के नवीन परिस्थितियों में समायोजन की समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान करने हेतु। क्वेश्चन पॉइंट हमारा 8वां है विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में क्रियात्मक शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 9वां पॉइंट है हमारा बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन, ठहराव तथा संप्राप्ति के लिए। 10वां पॉइंट है हमारा शिक्षा को
सामाजिक मूल्यों के अनुसार बनाने में भी इसकी आवश्यकता होती है। अब देखते हैं क्रियात्मक शोध की विशेषताएं। नंबर 1 है क्रियात्मक शोध की कार्य अवधि सीमित होती है। नंबर 2 क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता का संबंध सीधे समस्या से होता है। नंबर 3 क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना होता है। नंबर 4 क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता एवं उपभोक्ता स्वयं अध्यापक, प्रधानाध्यापक तथा निरीक्षण होते हैं। नंबर 5 क्रियात्मक शोध में लचीलापन होता है और परिस्थितियों के अनुसार उसमें फेरबदल किया जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या कहता है, नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 2016 में भी और 2019 में भी पूछा गया। तो देखते हैं उत्तर है नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व। नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व निम्न प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि नंबर 1 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए, यानी शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता हेतु नवाचारों का प्रयोग आवश्यक है। प्राचीन काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता था तथा विद्यार्थियों का स्थान गौण होता था। शिक्षार्थी एक मूल श्रोता की भांति शिक्षक के विचारों को सुनना था। इस अवस्था में सुधार हेतु नवाचारों की आवश्यकता का अनुभाव किया गया तथा नवाचारों की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की प्राप्ति हुई। दूसरा पॉइंट है ज्ञान का स्थायित्व। शिक्षा में नवाचारों के प्रयोग से पूर्व छात्रों को प्राप्त ज्ञान कुछ समय के बाद विस्मृत हो जाता था। इस प्रमुख कारण छात्रों की प्रक्रिया भूमिका का न होना था। नवाचारों के प्रयोग से छात्रों को पूर्ण रूप से सक्रिय करने के प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप छात्रों द्वारा ज्ञान अधिक समय तक विस्मृत नहीं हुआ। इस प्रकार ज्ञान के स्थायित्व हेतु शिक्षक नवाचारों का प्रयोग को महत्व माना गया। तीसरा पॉइंट है हमारा नवीन शिक्षण विधियों के ज्ञान के लिए। नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान नवाचारों के प्रयोग से ही संभव है। शिक्षण व्यवस्था में सुधार शिक्षण अनुदेशन एवं दल शिक्षण आदि संपत्तियों को जन्म देने वाले का श्रेय नवाचार को ही है। नवाचार के अभाव में समस्त शिक्षक प्राचीन शिक्षण विधियों से शिक्षण कार्य करते थे, जो कि दोषपूर्ण थीं। नवाचारों के प्रयोग द्वारा अब शिक्षकों द्वारा नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका लाभ शिक्षक एवं छात्र को मिलने लगा। इस प्रकार नवाचार शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। नंबर 4 है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए गए, परंतु इसमें पूर्ण सामर्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नवाचारों का प्रादुर्भाव हुआ और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग आसान हो गया। नवाचारों के प्रयोग से जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए, वे सफलतापूर्वक प्राप्त होने लगे। नंबर 5 है
शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए प्राचीन समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था, जिससे छात्रों में ज्ञान के प्रति निरासक्ता पैदा हो जाती थी। इसके परिणाम स्वरूप यह आवश्यक अनुभव की जाने लगी कि नवाचार का प्रत्युत्भूत हो। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रयोग होने लगा। चलिएगा, आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं।